बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवन को चलाने का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन इत्यादि, ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। पहले इसमें पोषण है, न्यूट्रिशन, वे समस्त क्रियाएं जिनके द्वारा जीवधारी बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त कर अपनी समस्त जैविक क्रियाएं करते हैं तथा वृद्धि करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। सबसे साधारण भोजन ग्लूकोज है। भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन्स, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व आते हैं या होते हैं। इसके बाद आता है पोषण की विधियाँ। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पोषण की आवश्यकता समान होती है, किंतु इनकी पूर्ति अलग अलग विधियों द्वारा होती है। अतः इन विधियों में पोषण की इनमें जो पोषण की विधियाँ होती हैं वे दो प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। ये दो प्रकार की विधियाँ जो हैं वे निम्न प्रकार से होती हैं: स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण या विषम पोषी परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण। पहला है स्वपोषी पोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है अंग्रेजी में, जहाँ पे ऑटो का अर्थ स्वयं तथा ट्रॉफी का अर्थ पोषण से होता है। इस प्रकार कह सकते हैं सभी हरे पेड़ पौधे, नीली हरी शैवाल इत्यादि जो हैं सभी स्वपोषी होते हैं। इसके बाद आता है आपका परपोषी पोषण। वे जीवधारी यहाँ गलत लिखा है, जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। अधिकांशतः जीवाणु, ईस्ट तथा कवकों में भी परपोषी पोषण होता है। इसके बाद आता है हमारा पौधों में पोषण। दूसरे जीवों की भांति पौधों को भी अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, किंतु पौधे भोजन की तलाश में जीव जंतुओं की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति या गमन नहीं कर पाते, बल्कि एक ही स्थान पर रहकर अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द्वारा गलत लिखा है, इस तरह से होगा। इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण। सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल H2O लेकर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 CO2 प्लस जल 12 H2O। कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 हो जाते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 दूनी 24, ऑक्सीजन के 12, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके बाद इसमें आपका दिया है पत्ती की संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना, पत्ती का अनुप्रस्थ काट की संरचना, जिसे आप बना लीजिएगा। इसके बाद आता है पर्णरंध्र स्टोमेटा। पौधों की पत्तियों तथा दूसरे हरे मुलायम वायवीय भागों की बाहरी त्वचा पर बहुत अधिक संख्या में विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें पर्णरंध्र कहा जाता है। पर्णरंध्र स्टोमेटा का यह संरचना है। एक
बंद अवस्था में स्टोमेटा और एक खुली अवस्था में। इसमें होता क्या है, जब क्योंकि कोशिकाओं पर जल का दबाव पड़ता है तो एक कोशिका पर्णरंध्र स्टोमेटा खुल जाता है और जल बाहर निकलता है, इसके बाद स्टोमेटा बंद हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। यहाँ भी द्वारा गलत लिखा है। पर्णरंध्र का निर्माण दो प्रकार की द्वार या रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है। ये रक्षक कोशिकाएं बाहरी त्वचीय कोशिकाओं से भिन्न सेम के बीज के आकार की तथा हरित लवक युक्त होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के स्फीति के कारण रंध्र का आधार छोटा या बड़ा होता है। पर्णरंध्र का खुलना या बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर भर जाता है तो ये खुल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। जब द्वार कोशिका जल त्याग देती हैं तब ये सिकुड़ जाती हैं और रंध्र का छिद्र बंद रहता है, जो कि आपको हम पहले बता चुके हैं। इन रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं। बड़ी पत्तियों वाले पौधों की पत्तियों में निचली सतह पर पर्णरंध्र होते हैं, जबकि छोटी पत्तियों वाले पौधों की पत्तियों के दोनों ओर पर्णरंध्र पाए जाते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि पेड़ पौधों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, झकड़ा जड़ और मुसला जड़। तो झकड़ा जड़ वाले छोटे पौधे होते हैं, मुसला जड़ वाले बड़े पौधे होते हैं। बड़े पौधे जो होते हैं पेड़ इत्यादि जो भी जैसे आम नीम इत्यादि के जो भी पौधे हैं, इनकी पत्तियों की निचली सतह पर पर्णरंध्र पाए जाते हैं। और जो झकड़ा जड़ छोटी पौधे वाले होते हैं जैसे मक्का, गेहूँ, धान इत्यादि हैं, इनकी पत्तियां लंबी होती हैं, जिनकी दोनों सतहों पर निचली सतह पर अधिक और ऊपरी सतह पर कम मात्रा में पर्णरंध्र पाए जाते हैं। आगे आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें किन आवश्यक कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ निम्न हैं। इनमें आता है पहला कच्चा पदार्थ सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरिम। सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इसमें प्रकाश की तीव्रता तथा रंग आदि भी होता है। इनकी अनुपस्थिति में रात्रि के समय प्रकाश क्रिया नहीं होता, किंतु प्रकाश के कुछ स्रोतों से कुछ सीमा तक यह क्रिया हो सकती है। जैसे दिन के समय प्रकाश क्रिया होती है, लेकिन रात के समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो उस समय सूर्य प्रकाश क्रिया नहीं होती। लेकिन कुछ सीमा तक कुछ जो प्रकाश होते हैं जैसे बैगनी, नीला, लाल रंग का प्रकाश होता है, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। लाल, नीला तथा बैगनी रंग के प्रकाश में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण पौधे प्रकाश कर सकते हैं। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तथा नीले रंग की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। अर्थात लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक और नीले रंग में सबसे कम होता है। नंबर 2 आता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्चा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे CO2 द्वारा, यहाँ भी गलत लिखा है, सूर्य के प्रकाश व जल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसको पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इसको अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। सामान्यतः वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही कम होती है। पर्णहरिम अगला होता है कच्चा पदार्थ पर्णहरिम। पर्णहरिम हरे रंग का वर्णक होता है, जो मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। इसे प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों के उन्हीं कोशिकाओं में होता है जिनमें पर्णहरिम होता है। पर्णहरिम के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। यह हरित लवक
में भी मिलता है। पर्णहरित क्लोरोफिल में भी सौर ऊर्जा को शर्करा में बदलने का गुण होता है। अगला चौथा है जल। जल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक घटक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधे आवश्यक जल की पूर्ति अपने जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल और परागण क्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषण जल को जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। पौधे पोषण के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व भी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन एक अनिवार्य तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा यौगिक के निर्माण में किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। इसमें आपका एक टॉपिक आया परासरण। परासरण क्या है? ऑस्मोसिस, इसको अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने की क्रिया को परासरण कहते हैं। ये आपका एक पात्र है जिसमें एक अर्धपारगम झिल्ली रखी होती है। इसके एक तरफ जल के अणु रख दिए जाते हैं, एक तरफ शक्कर के अणु। तो जल के अणु तनु विलयन है, ये अर्धपारगम झिल्ली से होकर के ये शक्कर के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। शक्कर के और जल के अणु मिलकर के एक सांद्र विलयन बनाते हैं जो कि अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन की तरफ नहीं जा सकते। यह आपका परासरण का क्रिया है। इसमें आप देखें कि जाइलम के बारे में दिया था। जाइलम का कार्य है कि पेड़ पौधों की जड़ों से जल को अवशोषित कर पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाना होता है। इसके बाद आपका आता है जंतुओं में पोषण। जंतु विषमपोषी होते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए वह अपना भोजन पौधों से या दूसरे जंतु से प्राप्त करता है। मनुष्य ही भी जंतु है। हम अपना भोजन जैसे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी आदि से प्राप्त करते हैं और अन्य भोजन जैसे दूध, दही, अंडे आदि जंतु से प्राप्त करते हैं। सभी जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की आदत के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जैसे इसमें बोला गया कि जंतुओं को कुछ जंतु पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और कुछ हैं तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो इनकी आदतों के अनुसार इनको 3 भागों में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में बांटा गया है। शाकाहारी जो जंतु अपने भोजन के लिए केवल पेड़ पौधे तथा उनके उत्पाद को ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस, घोड़ा इत्यादि। मांसाहारी वे जंतु जो केवल दूसरे जंतु का मांस भोजन के रूप में खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, सांप इत्यादि। सर्वाहारी वे जंतु जो अपने भोजन में पेड़ पौधों तथा दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कौवा, भालू आदि। जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण। जंतुओं में पोषण की सामान्यतः 5 अवस्थाएं या चरण होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, 5वां बहिक्षेपण या मल विसर्जन। तो आपका पहला है अंतर्ग्रहण। जिस विधि से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, जो जंतुओं में प्रायः भक्षण कहलाती है। अंतर्ग्रहण में जीव भोजन को अपने बाह्य वातावरण से ग्रहण करता है। विभिन्न जंतुओं में यह क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें कराया जैसे विभिन्न जंतु 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय था सरल जंतुओं में जैसे एक कोशिकीय जंतु अमीबा, पैरामीशियम गिलोना में कोशिका की सतह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, जो सीधा कोशिका द्रव्य में उपस्थित खाद्य रिक्तिका में आ जाता है, खाद्य रिक्तिका के संपर्क में आ जाता है। बहुकोशिकीय जैसे हाइड्रा में भोजन का अंतर्ग्रहण उनके स्पर्शकों द्वारा होता है। कीटों जैसे कॉकरोच में भोजन का अंतर्ग्रहण मुखांग जो भोजन को कुतरने तथा पकड़ने के लिए होते हैं। कुछ बहुकोशिकीय जंतु भोजन को मुख द्वारा सीधे बिना किसी सहायता से ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, मछली। मनुष्य भोजन को अपने हाथों से पकड़कर मुख में रखकर अंतर्ग्रहण करता है। नंबर 2 आता है पाचन। भोज्य पदार्थों को शरीर के अंदर भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर के कोशिकाओं के अवशोषण के योग्य बनाया जाता है। इन सम्मिलित क्रियाओं को पाचन कहते हैं। अवशोषण पाचन के बाद भोजन के
अणु छोटे तथा जल में विलय हो जाते हैं। विलय भोजन के अणु हमारी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित होकर कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। इन कार्य को शरीर रुधिर द्वारा ग्रहण किया जाता है। अतः आहार नाल आंत में पचित भोजन के अणुओं का विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, अवशोषित भोज्य पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर उसे जीव द्रव्य में विलीन करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। रुधिर अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, जहां प्रत्येक कोशिका इसका उपयोग जीव द्रव्य निर्माण तथा जंतु की वृद्धि में करता है। अगला है वैक्षेपण। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उन सभी भोजन का पाचन नहीं होता। पाचन क्रियाओं के बाद भी उस भोजन में कुछ अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। अतः शरीर से अपच या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक, मनुष्य में पोषण। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।